जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज घर में नई वॉशिंग मशीन आई थी, जिसे देखकर घर के बाकी लोग तो बहुत खुश हो गए, खासकर बिमला जी। आखिर उनका बेटा सौरभ उनके लिए वॉशिंग मशीन खरीद कर लाया था। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ पैसे जगदीश जी ने सौरभ को दिए थे, बाकी के पैसे वो अपने पास से मिलाकर वॉशिंग मशीन कैश में ही ले आया। अभी सब उसी वॉशिंग मशीन को घेर कर उसका दीदार कर रहे थे। ये देखकर घर की बहू स्नेहा जली भुनी सी अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सौरभ कमरे में आया और कपड़े बदलने के लिए अलमारी में से कपड़े निकाल ही रहा था कि स्नेहा बोली, क्यों जी, कितने पैसे खर्च कर दिए आपने वॉशिंग मशीन में? ईएमआई पर नहीं ला सकते थे क्या? दे देते बाबूजी पैसे, कमाते तो वो भी हैं। अरे मशीन की जरूरत उनको है, हमको नहीं। तो वो लोग उसके पैसे दें, तुम क्यों दे रहे हो? स्नेहा, वो मेरे माता पिता हैं। माँ को वॉशिंग मशीन की जरूरत थी, कितनी परेशान होती थी वो, इसलिए मैं मशीन खरीद कर ले आया। अच्छा, मैं भी तो हाथ से कपड़े धोती हूँ, मुझ पर तो कभी तरस नहीं आया। भला ये क्या बात हुई? तुम आदमी लोग तो हमेशा माँ माँ करते रहते हो, तुम लोगों के लिए तो बीवी कुछ भी नहीं होती। माँ की परेशानी तो तुमसे देखती नहीं बनी, और मेरा क्या? स्नेहा चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें तो परेशान होने की आदत है, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कहकर सौरभ अपने कपड़े लेकर जाने लगा। उसकी बात सुनकर स्नेहा और ज्यादा चिढ़ गई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अच्छा, बस मुझे ही ताने मार लो, भला मुझे क्यों परेशान होने की आदत होगी? तुम्हारी माँ से खुद के और तुम्हारे पापा के कपड़े तक नहीं धुलते, और मैं, तुम चार चार लोगों के कपड़े धोती हूँ हाथ से। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या कर सकता हूँ? जहाँ तक हो सकता है मैं अपने कपड़े खुद धोने की कोशिश करता हूँ। कभी देर सवेर ही तुमसे अपने कपड़े धोने को कहता हूँ। अब अपने और अपने बच्चों के कपड़े तो तुम ही धोओगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे माता पिता ने तुमसे मेरी शादी कर दी। इससे तो अच्छा मेरे माँ बाप कोई ढंग का ठिकाना देखकर मेरी शादी कर देते, तो कम से कम मैं खुश तो रहती। इसमें तुम्हारे माता पिता की गलती नहीं है। वो किसी अमीर घर में भी तुम्हारी शादी कर देते, तब भी तुम खुश नहीं रहते, क्योंकि तुम्हें हर बात में मेरा मेरा करने की आदत है। अब तुम ही देख लो, कहाँ तो उन्होंने ये सोचकर तुम्हारी शादी में वॉशिंग मशीन दी थी कि मेरी बेटी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी वॉशिंग मशीन करके उसे अभी तक पैक करके रख रखा है। शादी के 7 साल बाद भी वो अभी जंग खाने में लग गई होगी। अच्छा, वो तो मेरे माता पिता ने दी है, उस मशीन से ससुराल वालों का क्या लेना देना? ससुराल वाले तो कुछ देते ही नहीं बहू को। याद रखो, जिस कमरे में तुम वो दहेज का सामान लेकर बैठी हो ना, वो कमरा उस घर का हिस्सा है जो ससुराल वालों का है। कहकर सौरभ कपड़े बदलने चला गया। लो, ससुराल वाले भी तो घर की धौंस दिखाने लग गए। इसीलिए तो कहते हैं कि बहू को कोई अपना नहीं मानता। शादी के 7 साल बाद आखिर अपनी औकात पर आ ही गए ना, स्नेहा जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली। ये बातें बाहर बिमला जी को भी सुनाई दे रही थी। आखिर वो कमरे में आई और आते ही स्नेहा से बोली, बहू क्यों चिल्ला रही हो? घर में चीखना चिल्लाना शोभा देता है क्या? हाँ, आप तो मुझे ही कहेंगी ना, अपने बेटे को क्यों कहेंगी भला? बहू कभी ससुराल वालों की हुई है क्या? आज घर की धौंस दिखा ही दी ना आपके बेटे ने। स्नेहा विमला जी को जवाब देते हुए बोली, बहू, माना कि सौरभ गलत है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। तुझे बुरा क्यों लग रहा है? आज तो वो तेरी भाषा बोल रहा है, तो अपने ही जैसे व्यक्तित्व को देखकर इतना तिलमिला क्यों गई? तुम तो अक्सर ही हमें अपने किसी ना किसी सामान की धौंस दिखाती ही रहती हो ना, पर हम चुपचाप सुन लेते हैं। तो आज जब सौरभ ने अपने मकान की धौंस दिखा ही दी, तो इतना बुरा क्यों लग रहा है? कहकर विमला जी कमरे से बाहर आ गई। वहीं स्नेहा को अपने कमरे में बैठी बड़बड़ाती रही। इधर विमला जी को वो बातें याद हो आई जब स्नेहा इस घर की बहू बनकर आई थी। स्नेहा अपने किसी सामान को कभी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती थी, खासकर अपने मायके से आए हुए सामान को। शादी के 1 सप्ताह बाद विमला जी अपनी बेटी निधि के साथ मिलकर इकट्ठे हो चुके बेडशीट और पर्दों को हाथों से धो रही थी।
ये देखकर सौरभ ने दहेज में आई हुई वॉशिंग मशीन को खोल लिया। अभी उसे कमरे के बाहर निकाल ही रहा था कि स्नेहा ने टोक दिया, अरे ये क्या कर रहे हो? भला वॉशिंग मशीन क्यों निकाल रहे हो? अरे शादी के बाद की साफ सफाई में देखो कितने कपड़े निकले हैं, इतनी बेडशीट और पर्दे धोने हैं। जब घर में वॉशिंग मशीन है तो हाथ से कपड़े क्यों धोना, इसलिए मशीन निकाल रहा हूँ। सौरभ ने जवाब दिया, नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन मत निकालो, ये तो मेरे मम्मी पापा ने दी है। क्या शादी से पहले आपके घर में कपड़े नहीं धुलते थे? स्नेहा का मुंह तोड़ जवाब सुनकर सौरभ हक्का बक्का रह गया। वो कुछ कहने को हुआ तो विमला जी ने उसे इशारे से चुप रहने को कह दिया। उसके बाद तो मशीन पैक करके रख दी। कुछ महीनों बाद विमला जी की बेटी निधि के ससुराल में प्रोग्राम था जिसमें उन्हें पहरावनी देनी थी। कुछ कपड़े तो वो अपने पास से निकाल चुके थे और कुछ ये सोचकर वो स्नेहा से लेने उसके कमरे में पहुंच गई कि स्नेहा के पास भी कई साड़ियां हैं जो वो इस्तेमाल नहीं करती। अरे बहू सुन तो, निधि के ससुराल पहरावनी करनी है तो तेरी कुछ साड़ियाँ जो तू नहीं पहनने वाली है वो दे दे, कोरी ही तो रखी हैं, तूने तो कभी पहने ही नहीं। कुछ साड़ियाँ मैं अपने पास से निकाल लेती हूँ ताकि पहरावनी के खर्चे का बोझ कुछ तो कम हो जाए। सासू माँ ने कमरे में आते हुए कहा, अरे माँ जी, मेरी साड़ियाँ क्यों, बेटी आपकी है तो आप दीजिए, मुझसे क्या उम्मीद करती हैं? मेरे लिए आई हुई साड़ियाँ हैं, भला उस पर आपका क्या हक? स्नेहा ने मुंह तोड़ते हुए जवाब दिया। सुनकर विमला जी बहू का मुंह ताकते वहीं की वहीं खड़ी रह गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, बहू वो साड़ियाँ तू तो पहनती नहीं है, वो यूं ही बक्से में पड़ी रह जाएंगी, इसलिए कहा था। अब रिश्तेदारी और पहरावनी में दूर दराज के रिश्तों के लिए तो यूं ही घर की साड़ियाँ निकाली जाती हैं, तो इसलिए तुझसे कह दिया, तो अपने पास से निकालिए ना। आपके पास भी क्या साड़ियाँ कम हैं? रिश्तेदार आपके हैं तो आप मुझसे क्या उम्मीद कर रही हैं? स्नेहा ने दोबारा जवाब दिया तो विमला जी की हिम्मत नहीं हुई आगे और कुछ कहने की। भला ऐसी बहू को मुंह कौन लगे जो इज्जत ही उतार दे। विमला जी वापस अपने कमरे में चली गई। विमला जी को बुरा तो बहुत लगा, पर क्या कर सकती थी? ऐसी बहू को क्या बोले जो अपने परिवार को परिवार भी नहीं समझती। अपने कमरे में जाकर अपने बक्से में से जितनी साड़ियाँ निकाल सकती थी निकाल दी, लेकिन फिर भी कुछ साड़ियाँ तो कम थी ही। आखिर साड़ियाँ लानी तो पड़ेगी ही, ये सोचकर पर्स टटोला तो पैसे भी कम थे। अभी जगदीश जी का काम भी थोड़ा कम ही चल रहा था। ऊपर से कुछ महीने पहले ही निधि की शादी की थी, उनके ही कर्जे चुक रहे थे, जबकि सौरभ की तनख्वाह से घर खर्च चल रहा था, तो हाथ थोड़े तंग थे। अब तो शॉपिंग जगदीश जी के आने के बाद ही हो सकती थी, इसलिए विमला जी मन महसूस कर रह गई। कुछ साड़ियों की पैकिंग करके रख दी और आखिरकार जगदीश जी ने इधर उधर से कर्जा लेकर पैसों का बंदोबस्त किया, जिससे फिर विमला जी ने लेन देन की साड़ियाँ खरीदी। 7 सालों में ऐसे कई मौके आए जहाँ पर एक बहू होने के नाते स्नेहा का साथ परिवार चाहता था, पर स्नेहा तो अपने में ही रहती थी। खैर तभी बाहर सौरभ ने आते हुए कहा, चलो मां नई मशीन का शुभारंभ करते हैं। इधर अभी भी स्नेहा के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। विमला जी ने सौरभ की तरफ देखा। सौरभ विमला जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब जिसको नहीं बदल सकते उसे नहीं ही बदल सकते, फिर उसके पीछे खुद को क्यों परेशान करना। इसलिए जो है उसमें खुश हो लेते हैं। उसकी बात सुनकर विमला जी मुस्कुरा दी। मन में यह तो तसल्ली थी कि चलो बहू ना सही, कम से कम बेटा तो है साथ में। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।